हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मित्र, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने जो म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं, तो स्टॉक मार्केट में सबसे धमाकेदार रिटर्न अगर किसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड करके दिया है तो वो ये आपके सामने रहा। धीरे धीरे चल के हम इस म्यूचुअल फंड के नाम के बारे में चर्चा करेंगे और इन डेप्थ एनालिसिस कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके एनएवी की बात करेंगे, एनएवी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू। 127 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। एनएवी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के बीच में मिथ भी आ रहे हैं। जो ज़्यादा ज्ञान, जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान है उस तरीके को वो एनएवी के लिए टच कर रहा है। यहाँ पर जब मैं एनएवी की बात करता हूँ तो वहाँ पर मैं कहता हूँ एक डिसेंट एनएवी होना चाहिए। अब कुछ लोगों का डाउट आ जाता है कि भाई ये बताओ कि क्या एनएवी मैटर करता है म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के लिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के लिए एनएवी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, पर कहीं ना कहीं एनएवी के बिना उसकी परफॉर्मेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो अब इस चीज़ से क्या है, जब मैं बोलता हूँ फिर एक डाउट आएगा कि बताओ, अगर ये बताओ कि आप कहते हो कि 30-40 रुपए या 70-80 रुपए की एनएवी सस्ती है, तो इसका मतलब फिर तो हम एनएफओ ही उठा लें। एनएफओ का मतलब होता है जिस तरीके से जब कोई शेयर मार्केट में लिस्ट होता है तो उसे आईपीओ बोलते हैं, और जब कोई म्यूचुअल फंड पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर आता है तो उसे आप एनएफओ के नाम से बुलाते हो। तो इससे अच्छा है कि हम एनएफओ पर ही चले जाएं। पर यहाँ से आपका एक मिथ गलत हो जाता है कि अगर आप एनएफओ पे बिल्कुल चले जाओ, पर यहाँ पर आपको एनएवी दिख रही है अगर 30 रुपए की, 40 रुपए की, 70 रुपए की, 80 रुपए की, पर इसके पीछे आपका लॉन्ग टर्म में एक डेटा भी दिख रहा है आपके पास। पर जो एनएफओ होता है उसका एक बैकड्रॉप ये होता है कि भाई साहब वहाँ पर आपको पास्ट में उसका चरित्र नहीं पता होता है, ना पास्ट में उसका कुछ रिजल्ट पता होता है, पास्ट में फंड मैनेजर ने किस तरीके से उस फंड को मैनेज करके चला है वो भी नज़र नहीं आता है। पर कहीं ना कहीं जब मैं एक सस्ती एनएवी की बात करता हूँ, इसका मतलब है जो कुछ पैरामीटर्स अभी मैं बताऊंगा, एक एनएवी की बताऊंगा, एक पास्ट में रिटर्न उसका होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका इतिहास होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स, बेहतरीन सेक्टर्स में पैसा लगा होना चाहिए, और जो सेक्टर्स के शेयर हो उन्होंने भी ठीक ठाक रिटर्न दिया हो। साथ ही साथ आपका ये भी दिखाना होना चाहिए कि उसके पीयर कंपेटिटर से कहीं ना कहीं रिटर्न भी या तो एवरेज रहे या ठीक ठाक रहे, ज़्यादा कम ना हो। रिटर्न 2-4% कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे नीचे है तो दिक्कत है। तो ये सारे पैरामीटर आपको एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बिठाने होते हैं, तब आप पता कर सकते हो कि भाई साहब सही है कि नहीं है। बाकी जो म्यूचुअल फंड को परफॉर्मेंस के लिए जो रेशियो होते हैं वो हैं तुम्हारे क्या, अल्फा बीटा आपने सुना होगा, सॉर्टिनो सुना होगा, स्टैंडर्ड एविएशन सुना होगा। मैं उस चीज़ को अवॉइड करके मैं कहीं ना कहीं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ कि भाई साहब ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप भी जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का दिमाग लगा के आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड निकालोगे, और आप जो ये मैं पैरामीटर्स बता रहा हूँ इनके थ्रू भी आप एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड अपने लिए निकाल के ला सकते हो। मेरे दोस्त, अगर मैं इसके एनएवी की बात करूंगा, 127 रुपए का है। अभी भी इसका एनएवी डिसेंट है। क्यों डिसेंट है अभी मैं बात करूंगा। अगर मैं इसके एक साल के रिटर्न की बात करूंगा तो 32% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 44% का सीएजीआर है। 5 साल में बात करेंगे तो 22.76% का सीएजीआर है, और मैक्सिमम बात करेंगे तो 25.95% का सीएजीआर है। और जबकि मैं बार बार सीएजीआर की बात कर रहा हूं, तो हमेशा जब भी आप कम से कम म्यूचुअल फंड में अगर आप हैं तो कम से कम 15 से 20 साल आपको म्यूचुअल फंड में देने ही चाहिए, और 20 से 25 साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर हो, कम से कम 30 से लगा के 35 साल आपको कम से कम, मिनिमम कम से कम इतना आपको एक इंडेक्स फंड को जरूर देना चाहिए। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ 25.95% के सीएजीआर के हिसाब से म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। एक्सआईआरआर को मैं कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि अगर एक्सआईआरआर को कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरा विजन यहां पर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता है। और एक्सआईआरआर को यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट टर्म के लिए कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जाता है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उस चीज़ को अवॉइड कर देना चाहिए। वैसे भी कॉमनली मेजर है जो रिटर्न को कैलकुलेट करने का वो सीएजीआर ही होता है, और कहीं ना कहीं ये बेस्ट है और सही भी है। मेरे मित्र, इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अपने 10 साल ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। 4 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट मिला हुआ है। और स्मॉल कैप कैटेगरी की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। ये आपको पता होगा कि अगर 20 से ऊपर रिटर्न जा रहा है तो काफ़ी हद तक 99.99% टाइम्स ऐसा होगा कि वो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से ही होगा। हालांकि कुछ एक म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं मिड कैप कैटेगरी के जिन्होंने इस मिथ को दूर किया है, जिनमें से मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप आता है। सभी राज साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। जो एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाता है वो फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज किया जाता है, और इनका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। राज साहब
शुक्रिया आपको और थैंक यू इन एडवांस कि आप इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न डिलीवर करके दे रहे हैं। होप सो कि रिटर्न इसी तरीके से डिलीवर करते रहिए आप, इन्वेस्टर्स भी आपके पास पैसा देता चला जाएगा। 3 महीने की बात करेंगे तो 16.90% का रिटर्न है, 6 महीने में 25, 1 साल में 32 अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ। 3 साल में देखिए 2 गुना कर दिया पैसा, और 5 साल में देखो भाई साहब 179 टाइम्स, और 10 साल में देखिए भाई 1355, यानी कि 10 साल में आपके पैसे को मतलब 1 लाख को इन्होंने कर दिया 13,55,000। भाई साहब देख सकते हो 10 साल में। इसीलिए मैं बोलते कम से कम किसी म्यूचुअल फंड को अगर आपने देना है, अगर आप ठीक से अच्छे म्यूचुअल फंड्स को पकड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको कम से कम 25 से 30 साल देंगे तो एक अच्छा रिटर्न आप भी अपने घर बना के ले जा पाएंगे। आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आता, आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके करोड़पति के ही केवल बन सकते हैं, यानी कि केवल स्टॉक्स को पिक करके ही केवल करोड़पति बना जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप इंडिविजुअली स्टॉक्स की जगह पे अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से आते हो तो भी आप करोड़पति जरूर बन जाएंगे। बस आपको एक डिसिप्लिन मैनर में, डिसिप्लिन के साथ और नॉइजेस को अवॉइड करते हुए आपको अपनी एसआईपी पर फोकस रखना चाहिए। जबकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर म्यूचुअल फंड से रिटर्न कम होने लगेगा तो हो सकता है मैं उस वीडियो को ना लाऊं, या मेरे पास और भी काम हो, कहीं मैं बिजी हो जाऊं, तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार नुकसान इसमें किसका है, आपका नुकसान है। बिल्कुल भाई, जो चीज सत्य है वो सत्य है। अभी सेबी का एक काम है कि इन्वेस्टर्स को बताना है कि आप सेबी रजिस्टर नहीं हो, ये सारी चीजें सेबी अपना काम अच्छे से कर रहा है। पर सोच के देखो यार, अगर जिस पे सेबी की नजर नहीं जा रही है वो किस पर नहीं जा रही है, एक इनोसेंट इन्वेस्टर। ये केवल आपने सोचना है अच्छे से बैठ के कि भाई साहब पैसा आपका है, ठीक है, रिस्क आप ले रहे हैं, रिस्क सेबी नहीं ले रहा, ना ही पैसा सेबी का है। सेबी का जो काम है, जो भारत सरकार का काम है, वो इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना है, बल्कि पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई साहब कि देखो, सुनो सबकी, बस करो अपने मन की, बस वही मैं कह रहा हूँ। आप मेरे सारे वीडियो देखते जाइए, वहाँ से कुछ सीखते जाइए, जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर इन्वेस्ट करने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि इससे फ्यूचर में आपका फ्यूचर का एक आउटलुक बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन के निकल के और निखर के आ पाएंगे। मेरे दोस्त, जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा आपसे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो डेफिनेटली आपको स्विच ओवर कर देना चाहिए डायरेक्ट प्लान के ऊपर, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारा कमीशन आप बचा लेते हो, रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है। अब कुछ इन्वेस्टर्स की मैं एक समस्या और देख रहा हूँ, जैसे जैसे चैनल ग्रो हो रहा है और जैसे जैसे इन्वेस्टर कमेंट कर रहा है, चैनल तो ग्रो चलिए हो ही रहा है, पर जो आप कमेंट करते हो उससे मुझे काफ़ी हद तक बताने का मौका मिलता है कि भाई साहब ये गलतियां आपने नहीं करनी चाहिए। पहली गलती आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक गलती आ रही है कि आप लोग IDCW में खरीद लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बोला मैंने। अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की मैं ये गलतियां देखने लगता हूं कि भाई साहब वो लोग क्या करते हैं कि डिविडेंड प्लान, IDCW प्लान को बोलते हैं, डिविडेंड प्लान होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको डिविडेंड भी मिलता है, और डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड कंपनी के डिस्क्रेशन के ऊपर होता है। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं देगी। पर वहाँ पर आपको एक लॉस बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। कभी शांति से बैठेंगे तो इस सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे कि कंपाउंड का बेनिफिट आपको वहाँ क्यों नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं जो आप सोचते हो कि आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है, नहीं, ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न मिलना चाहिए वो एक्चुअली नहीं मिलता है और आप बहुत सारा लॉस खो देते हो। इसीलिए आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करो और ग्रोथ प्लान हो, बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 34,468 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.75% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 2.81% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। जो TRI कभी कभी आपने सुना होगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, तो TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पर अगर आप 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये लोग चार्ज कर लेंगे, और ठीक भी है यार, 1 महीना तो मिनिमम कोई ना कोई रुकेगा ही यार। तो आप समझे कि नहीं समझे कि जब भी एग्जिट लोड लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं ठीक लगाया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में हो या कहीं भी जा रहे हो, जब किसी भी जगह पे, ठीक, तो म्यूचुअल, देखिए इन्वेस्टमेंट को आप एक घर समझिए आप, ठीक, जितना खूबसूरत तरीके से आप अपने घर को सजाएंगे उतना ही रहने में भी मजा आएगा।
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि जितना सुंदर घर बनाएंगे आप, यानी कि जितना सुंदर आप इन्वेस्टमेंट बनाएंगे उतना ही सुंदर आपका कहीं ना कहीं रुकने का भी मन करेगा उस घर के अंदर। और वैसे भी कहते हैं ना कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जब आप राम के लिए इतना करते हो कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, प्रभु थोड़ी देर और रुक जाओ, तो कम से कम किसी भी म्यूचुअल फंड में 5 से 10 साल तो गुजारो कि भाई अभी देखा नहीं है तुम्हारा रिटर्न कैसा है, भाई थोड़ी देर तो रुक जाओ। ठीक, ये तरीका होना चाहिए। कहीं ना कहीं अध्यात्म को आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट में जोड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। कैपिटल गुड्स हो गया, फाइनेंशियल हो गया, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा रहेगा। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, टेक्सटाइल, कैश होल्ड करके चल रहे हैं थोड़ा सा, ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर वगैरह में इन्होंने पैसा डाला है, अनक्लासिफाइड है थोड़ा सा, एनर्जी, इंश्योरेंस, ये कुछ दिग्गज सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। किन किन कंपनीज के अंदर पैसा रहेगा, अगर कोई बंदा आज की डेट पे स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा लगाता है तो उसके लिए ये मेरे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जब इन फंड मैनेजर्स ने जब 10 साल में 13 गुना पैसा किया तो कौन कौन से ऐसे शेयर्स चुने जिसकी वजह से इन्होंने ये खतरनाक तरीके से ये रिटर्न को डिलीवर करके दे पा रहे हैं। क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपकी नज़र में जाना चाहिए। इस वजह से कंपनी के शेयर्स के नाम की चर्चा भी करना बनता ही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, कुछ अदर्स में पैसा पड़ा हुआ है। अब गौर से बताओ ये अदर्स क्या है, 2.82%। ये डेफिनेटली कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैं ऊपर कर चुका हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने HDFC बैंक, क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण, KPIT इंजीनियरिंग, तेजस नेटवर्क, अपार इंडस्ट्री, लार्सन एंड टूब्रो, L&T के नाम से आप इसे जानते हो, जाइडस वेलनेस, वोल्टा MP ट्रांसफॉर्मर्स, टिमकेन इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड, इसे आप हाल यानी कि HAL के नाम से जानते हो, करूर वैश्य बैंक, इलांटास बैंक इंडिया लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, बलरामपुर चीनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सायंट लिमिटेड, CI ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, अजंता फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन, कुछ शेयर्स में इन्होंने चेंजमेंट किए हैं अपने। बैंक ऑफ बड़ौदा, NIT लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ज्योति लेबोरेटरीज, बिरला कॉर्पोरेशन, रेडको खेतान, फिरोलेक्स केबल, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, मैक लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स, मैग्मा फिनकॉप, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के नाम से आप इसे जानते हो, TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल, E-क्लैक सर्विसेज लिमिटेड, FIL इंडिया, KPR मिल, जेंसार टेक्नोलॉजी। KPR मिल पे आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि अब साइज शेयर ये 700 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, जेंसार टेक्नोलॉजी, HG इंफ्रा, रेमंड लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, राइट्स, लिंडे इंडिया, रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये कुछ दिग्गज शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो एक धमाकेदार, एक अच्छी असेट मैनेजमेंट कंपनी है निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3,47,758 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 242 स्कीम के साथ ये आते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। मेरे दोस्त, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल जवाब और या क्वेश्चंस चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना हो तो सबसे पहले अबाउट सेक्शन में जाना यूट्यूब के, वहाँ पर डिस्क्लेमर सबसे पहले जरूर पढ़ना, उसके बाद मेल ID लिखी हुई है, मेल पर मुझे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। 5000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट है। शेयर जरूर करना क्योंकि आप जब चैनल शेयर करोगे तो मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो ये काफ़ी मोटिवेशन होता है आपके लिए वीडियो को और अच्छा कंटेंट लाने का। चलिए विराम देते हैं। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।